पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक खत्म किया ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, चलिए तो ओम्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर हम लोगों ने सवाल भी बनाया था। तो आज ओम लॉस को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि ओम्स लॉ तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो ओम्स लॉ को आज हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि ओम्स लॉ हम लोग कर चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई डाउट नहीं है, तो आज हम लोग अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो आपका एक ही टर्म है, वो आपका रेजिस्टेंस, जिसको कि हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में कंप्लीटली समझ लिया था। रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब क्या बताया था मैंने? रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि वो हर कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहता है, यानी कि रोकना। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि यदि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा और यदि वो रोक दिया तो क्या वो कंडक्टर हमारा पुअर होगा या गुड होगा? पुअर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका वो रोक दिया तो मूव नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब मूव कर ही नहीं रहा है तो आपका वो कंडक्टर नहीं कहलाएगा, वो पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर यदि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक पा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव कर पा रहा है कंडक्टर के थ्रू, इसका मतलब है कि वो कंडक्टर हमारा गुड कंडक्टर होगा। यहाँ पे हमने 3 प्रकार का कंडक्टर लिखा था, एक गुड कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर और एक इंसुलेटर था। तो गुड कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव कर रहा है, बहुत तेजी से, उसमें रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ना के बराबर है, तो वो हमारा गुड कंडक्टर होगा। उसके बाद था हमारा पुअर कंडक्टर, जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को थोड़ा सा रोकेगा, तो हमारा पुअर कंडक्टर। और इंसुलेटर का मतलब होगा जिसमें रेजिस्टेंस हमारा जो है ना एकदम पीक लेवल पे होगा, एक्सट्रीम लेवल पे हमारा रेजिस्टेंस होगा और वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, तो वो हमारा इंसुलेटर कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे हमने दिया था ये मार्कर, ये हमारा मार्कर क्या है? इंसुलेटर, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन को ये मूव करने ही नहीं देगा। आप इसमें कितना ही बैटरी क्यों ना जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को ये मूव करने नहीं देगा, रोक देगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हाई है। इट मींस ये हमारा एक इंसुलेटर है। चलिए, तो रेजिस्टेंस का सिंपल से मतलब ये था कि वो एक प्रॉपर्टी, वो एक खास बात, वो एक अच्छा मतलब ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का कि जो हर कंडक्टर में होगा, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना चाहेगा। और हाँ, यहाँ पे ये है कि किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है तो किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिर ये रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन से फैक्टर में डिपेंड करता है, यही हम लोगों को पढ़ना है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको हम लोग देखते हैं, मतलब बहुत आराम से उसको पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम आपको एक डिफरेंस बिटवीन भी करवाएंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। उसके बाद फिर इसके अंदर 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से इसको आगे बढ़ते चलते हैं और समझते चलिएगा। सबसे पहला है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात कि उस कंडक्टर का लेंथ कितना है, छोटा लेंथ है या ज्यादा लेंथ है, पहला चीज। दूसरा अभी समझाएंगे, इस पूरे के बारे में समझाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं किसके किसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब एक किसी, जैसे कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस होना है, और हमने क्या कहा था बस कल कि अब हम लोग कंडक्टर नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम कहेंगे उसको, बताइए क्या एक वर्ड था हमारे पास यहाँ पे? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब वो कंडक्टर तो है लेकिन उसमें कुछ मात्रा में हमारा रेजिस्टेंस भी है, और दुनिया में जितना भी हमारे पास कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस तो है ही, भले किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस उसमें है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना कंडक्टर से एक अच्छा वर्ड रहेगा हमारा रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर का मतलब कंडक्टर और कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस, आप दोनों बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग दोनों इस्तेमाल कर लेंगे। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना ज्यादा होगा या फिर कितना कम होगा, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज हमारा होगा उस कंडक्टर का लेंथ, कितना लंबा है कितना छोटा है, ये चीज हमारा पहला। दूसरा होगा हमारा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब सिंपल सा आप ये समझो, चलिए हमने एग्जांपल एक बार और दिया था आपको, ऐसे समझो। जैसे हमारा पाइप है, मान लो हमारा कंडक्टर है, मानिए कि हमारा कंडक्टर है और ये बिल्कुल खाली अंदर से, तो ये इसका जो गोल सर्किल बन रहा है यहाँ पे, ये किसका क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल सा बात है। तो हमारा रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, पहला बात उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा बात उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, और तीसरा चीज कि वो कंडक्टर हमारा किस प्रकार के मटेरियल से मिलके बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत इसमें? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम आपको गहराई से लेंथ वाला और एरिया वाला आपको समझाने वाला है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है।
लेकिन हमारा रेजिस्टेंस किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा कोई कंडक्टर बनाया है, मतलब एक आपने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि आपने प्लास्टिक से बनाया है, क्या कभी भी उसमें करंट फ्लो करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने जो बनाया वो प्लास्टिक है और प्लास्टिक में कभी भी कंडक्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस प्लास्टिक वाले मटेरियल में जो आपने बनाया उसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या एकदम पीक लेवल पे है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको नीचे वाला। तो यहाँ पे एक बार दोबारा बताते हैं, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, बहुत ध्यान समझिए, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, उसका लेंथ कितना है कंडक्टर का, पहला। दूसरा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और तीसरा, वो किस प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किस प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब हो गया कि यदि आप प्लास्टिक के मटेरियल से एक नया चीज बना देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि प्लास्टिक में कभी भी हमारा करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो मटेरियल पे भी हमारा डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ना आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो 2 चीजों पे ध्यान देना है आपको। हालांकि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप तीनों बताइएगा, लेकिन हमारा इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा देख लीजिए ध्यान से, मार्कर मेरा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों हमको समझाना है और यहां से लेकर यहां तक में हमारा पूरा इन्हीं दोनों के ऊपर बात हुआ है। अब क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो पहला इसमें कहा गया है कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब कि कंडक्टर का लेंथ कितना छोटा है कितना बड़ा है उस पे हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास ना अभी ये मार्कर है, हमारे पास ये मार्कर है, मान लो कि कुछ देर के लिए हमारा कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो सकता है मान लीजिए, और ये हमारा एक कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हमारा ये मार्कर मात्र इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा बस है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टेंस है और इसका लेंथ मात्र इतना सा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक, बस सिंपल। यानी कि लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, कम ही होगा। लेंथ आपका इतना बड़ा है तो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक बढ़ा हुआ होगा रेजिस्टेंस इसमें, मतलब लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस भी कम। अब हमारे पास ना एक ये वाला कंडक्टर है, मान लीजिए इतना बड़ा है हमारे पास कंडक्टर। मोटाई पे मत जाइए इसका, अभी मोटाई का हम लोग बात करेंगे तब जब हम लोग क्रॉस सेक्शन का बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी बात आप इसके लेंथ को समझो। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये मार्कर था, इस मार्कर का लेंथ हमारा छोटा था तो ऑब्वियस ये बात है इसमें रेजिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक होगा, इतना ही दूर तक, बस सिंपल। लेकिन अब हमारा कंडक्टर इतना बड़ा है, इसका लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक हमारा रेजिस्टेंस इसमें होगा। तो बताइए, लेंथ हमारा छोटा था तो इसमें रेजिस्टेंस भी हमारा कम था, लेंथ हमारा बड़ा है तो इसमें रेजिस्टेंस भी क्या होंगे, ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो पहला चीज समझ में आ गया। तो सिंपल से यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ छोटा होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी उसमें ज्यादा होगा, हर पॉइंट पे होंगे उसमें रेजिस्टेंस हमारे, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, आर मतलब रेजिस्टेंस, ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। आर यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये एल है हमारा लेंथ, कोई दिक्कत। इसको हमने अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आप ऐसे बड़ा सिंपल से समझो कि यदि कंडक्टर का लेंथ छोटा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी हमारा कम होगा, क्योंकि लेंथ ही छोटा है तो कितना रेजिस्टेंस होगा भाई, उसके बाहर थोड़ी होगा, अंदर ही होगा। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, कंडक्टर का साइज आपने बढ़ा दिया, लेंथ आपने बढ़ा दिया। ऑब्वियस ही बात है जितना बड़ा आपका कंडक्टर होगा उतने दूर तक आपका उसमें क्या फैला हुआ रहेगा, रेजिस्टेंस फैला हुआ होगा। इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंथ बड़ा तो रेजिस्टेंस भी बड़ा, लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा उसमें। ठीक है, आगे अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section. Area of cross section यानी कि किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो भी कैसे, इनवर्सली। एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और वो मूव भी करता है, ठीक है। लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे
हमारे पास अब सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है, इसका देख लो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा सा है, ये हमारा कंडक्टर है, समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसमें। ये हमारा कंडक्टर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा सा है और हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करे। तो चूंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा सा है और इसमें जो रेजिस्टेंस है ना, मतलब कि इसमें ये इसका हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसमें यदि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चाहेगा ना, तो बहुत ही धक्का खाते खाते वो बाहर निकलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा सा है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक रूम में ना 1000 आदमी पैक है, ऐसे समझो। एक मीटिंग हो रहा था और उस मीटिंग में 1000 आदमी ना मीटिंग को अटेंड कर रहा था। अचानक किसी ने बोल दिया कि मीटिंग में क्या रखा हुआ है, हॉल में बॉम्ब रखा हुआ है और गेट मात्र खुला हुआ छोटा सा, जिसमें से एक ही आदमी पास हो सकता है। तो बताइए आदमी में ज्यादा क्या होगा? आदमी में एकदम बहुत तकड़ा हो जाएगा, पहले हम निकलेंगे, पहले हम निकलेंगे, पहले हम निकलेंगे, क्योंकि बॉम्ब का सवाल है भाई, फट सकता है। तो यहाँ पे वही चीज है हमारा, इसमें रेजिस्टेंस बहुत है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हमारा छोटा है। तो ज्यादा क्या है इसमें हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें इतना छोटा है कि रेजिस्टेंस हमारा ये मतलब उसको ना इतना ज्यादा है इसमें रेजिस्टेंस कि उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। आप इसको दोबारा ऐसे समझो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हम तो इसको बार बार समझा रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस हमारा इतना ज्यादा है कि इसको ना इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे बाहर निकलने देगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा है और ऑब्वियस ही बात है, एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा है, इसका मतलब है कि हमारा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलेगा और धीरे धीरे बाहर निकलने का मतलब है कि रेजिस्टेंस को जकड़ के बैठा हुआ है। कहाँ भैया तुम धीरे धीरे निकलो बाहर। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कम है तो इसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का हम लोग कैसे पता कर लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जल्दी मूव ही नहीं करने दे रहा इधर, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे हम इसका, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ा दिया, इतना बड़ा कर दिया हमने। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को क्या अभी भी रोक पाएगा ये? अब तो हमने इसका मुंह बड़ा कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत तेजी से बाहर निकलेगा। इट मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? घट गया। और रेजिस्टेंस घट गया इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल पा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहां इसमें आप ये समझ गए कि यदि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटा देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि आप घटा देते हैं, यानी कि इसको आप छोटा कर देते हैं, इसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। कैसे आपने पता किया कि रेजिस्टेंस में बढ़ गया? कैसे पता किया आपने? केवल हमने बोल दिया इसलिए नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, दोबारा समझाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बहुत ही छोटा सा है, हम कह रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया। इसको आप ऐसे समझो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा छोटा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकलेगा और धीरे धीरे बाहर निकलने का मतलब है कि रेजिस्टेंस उसको जकड़ के बैठा हुआ है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा था इसीलिए तो हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये पहला बात हुआ हमारा। अब हमने क्या कर दिया? इसके एरिया क्रॉस सेक्शन को हमने बढ़ा दिया, इतना बड़ा हमने कर दिया। एरिया क्रॉस सेक्शन जैसे हमारा बड़ा हुआ, ऑब्वियस सी बात है अब हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा, उसको रोकने वाला कोई जल्दी है नहीं। इट मींस आपने एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। और रेजिस्टेंस इतना घट गया कि इलेक्ट्रॉन को वो रोक ही नहीं पा रहा है, आराम से हमारा इलेक्ट्रॉन सारा बाहर निकल जा रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस घट जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप घटा दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है। यही हमारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस आपका घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप छोटा कर देंगे, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे 1 बाई समथिंग कुछ लिख देते हैं, इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसको लिखने का तरीका हमारा ये होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आप लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को घटाओगे रेजिस्टेंस भी आपका घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले में आपको थोड़ा सा समझना ये था कि यदि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली उससे मूव करके बाहर निकल जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन हमारा फ्रीली मूव करके बाहर निकल जा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसमें बहुत कम है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पा रहा है। तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली मूव कर पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है वो, ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप घटा दे रहे हैं। क्या अभी भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा? आपने उसका मुंह छोटा कर दिया है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे बाहर निकलेगा। और धीरे धीरे बाहर निकलने का मतलब है कि रेजिस्टेंस ने उसको जकड़ के पकड़ा हुआ था। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो इस तरीके से आपने ये वाला भी समझ लिया। अब कंबाइन करो आप दोनों इक्वेशन को, इसको भी और इसको भी। अब जरा ध्यान से समझिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस है, तो दोनों रेजिस्टेंस के बदले हमने यहाँ पे आर लिख दिया। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, दोनों की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो तो L और 1/a को मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा L इंटू 1/a क्या निकलेगा, L/a। तो क्या हमने वही लिखा यहाँ पे L/a, बस। तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में कंबाइन किया है, बस। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी हम लोग इस प्रकार के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन देते हैं, और कुछ अलग से हम लोग उसको लिखना पड़ता है उसमें। जैसे आपने कल देखा था कि V इक्वल्स टू क्या होता है, I होता है। आपने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आपने क्या किया है, इसको हटाया, आपने ये वाला साइन दिया, आपने I लिखा, लेकिन बगल में आपने कुछ तो लिखा ना, R लिखा था आपने कल। उसी प्रकार से हमको ये वाला साइन हटाना है, तो आप क्या दोगे, इक्वल टू का साइन दोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये वाला साइन देंगे। अब ये वाले साइन को लिखने में भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता, बताते हैं क्या है। देखो ये ना साइन बिल्कुल P के जैसा लगता है, लेकिन ये P है नहीं। देखो ये P है नहीं। P आप कैसे लिखते हैं, P आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको कैसे लिखोगे, ऐसे नीचे से जाओ, ऐसे कर दो इसको। इन दोनों में क्या फर्क नहीं है, फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ये P ना कुछ ऐसा लग रहा है आपको, देखो बहुत ध्यान से, लेकिन ये वाला क्या ऐसा है नहीं। इसको कैसे लिखोगे, सिंपल से ऐसे जाओ, ऐसे कर दो। बताते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं रो, RHO, रो बोलते हैं रो, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। तो वेयर यानी कि इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास ये जो है वो क्या है, रो है। वेयर ये हमारा रो है, इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और देखो ध्यान से, अब ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते क्या है, रो बोलते हैं। लिखेंगे कैसे इसको, इस तरीके से। और ये हमारा कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब आपके सामने ना एक नया वर्ड आ गया, क्या, रेजिस्टिविटी। एक हमारा होता है रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकता है, लेकिन ये हमारा क्या है, अब रेजिस्टिविटी है ये, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे क्या है, लेकिन यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा आप यहाँ पे है, आप यहाँ तक समझते आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक नया चीज आया, रो। इसको हम लोग बोलते हैं रो और लिखते हैं ऐसे, और ये हमारा कहलाता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है उसके बारे में भी देख लीजिए। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। सिंपल सा आप ऐसे समझो, जिस तरीके से हर कंडक्टर में कंपलसरी है कि रेजिस्टेंस होगा, उसी प्रकार से कंपलसरी है कि हर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी भी होगा। उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसका डेफिनेशन हम आपको दिखाना चाहें तो लाइक रेजिस्टेंस का आपने डेफिनेशन देखा था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। ये हमारा रेजिस्टेंस का डेफिनेशन था। लेकिन रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब ये हो गया, समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा, लेकिन किसी में कम होगा तो किसी में ज्यादा होगा। लेकिन ये जो है ना रेजिस्टिविटी, ये एकदम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये हर कंडक्टर में होना ही होना है, एकदम कंपलसरी। अब ना थोड़ा सा आपको इसमें माइंड में कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर दोनों तो फिर भी एक जैसा ही लग रहा है। नहीं, दोनों का काम अपना अलग अलग है। इसका काम सिंपल सा आप ये समझो, कंडक्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, समझो बहुत ध्यान से। इसका काम कंडक्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं होता, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकना। कोई दिक्कत इसमें? अभी ना दोनों में हम डिफरेंस बिटवीन भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको याद रख लीजिएगा, बड़ा सिंपल है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, यानी कि हर कंडक्टर में होना ही होना है, एकदम कंपलसरी है। लेकिन रेजिस्टेंस वो भी हर कंडक्टर में होता है, लेकिन वो हमारा किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। कोई डाउट इसमें? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपके सामने दो अलग अलग वर्ड आया, और दोनों के बारे में आपने आप समझ लिया है। अब दोनों के बारे में ना डिफरेंस बिटवीन भी हम आपको करवा के दिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक में कोई समस्या? अब थोड़ा सा इसमें और आप देख लीजिए, कुछ नया चीज है इसमें, देखिए। अच्छा, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी हमारा क्या है यहाँ पे,
यही चीज तो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, लिखते हम लोग ऐसे हैं, और ये हमारा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो क्या आप इस वाले फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जनरेट करके बता सकते हैं कितना होगा? इसका फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा? हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया R इक्वल्स टू, यानी कि R मतलब रेजिस्टेंस, रो L बाई ए। हमने पूछा आपको ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या होगा? आप इसको इधर ही रहने दो, इसका हो जाएगा RA बाई एल, क्योंकि देखो यदि आप इसको इधर रहने देते हो और ये हमारा L बाई ए है, इधर हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा पलट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा RA बाई एल हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरा बात ये मानो तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं याद रखना है। मालूम है क्यों? क्योंकि चैप्टर में कम से कम आपको 10-12 फॉर्मूला मिलेगा, उससे भी ज्यादा है, बल्कि जब आपको हम पावर पढ़ाएंगे, हीट पढ़ाएंगे, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, उसमें आपको पावर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसमें सॉरी फॉर्मूला आपका बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना आप मेन फॉर्मूला को बस याद रखो, उस मेन फॉर्मूला से 3-4 फॉर्मूला हमारा और क्रिएट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, इतना आप याद रखो। यदि आपको ये याद है तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। क्या ये वाला फॉर्मूला हम कहीं अलग से निकाले हैं क्या? नहीं, यहीं से तो निकला हमारा। चलिए अब आप क्या रेजिस्टिविटी का SI यूनिट बता सकते हैं? ये हमारा रेजिस्टिविटी, अच्छा एक बात बताइए पहले, ये हमारा रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता था? हमने पढ़ा था ओम। ये हमारा A किसके लिए है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, यानी कि एरिया पूछ रहा है, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये हमारा लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। उसी प्रकार से क्या अब आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्या अब आप रेजिस्टिविटी का SI यूनिट बता सकते हैं? इसी का वैल्यू पूरा पुट करना है आपको। देखो बहुत सिंपल है, बताते हैं कैसे निकालना होता है। SI यूनिट निकालने सिखाते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, जरा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। R के लिए आप क्या लिखते हैं? SI यूनिट ओम, ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हैं आप, है ना। उसके बाद एरिया का SI यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई L मतलब लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अब यहां पे देखो तो ध्यान से, आपके पास कहां फंस गया भाई, ये आपके पास रो है, सॉरी ये आपका ओम है, ये मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे हमारा 1 बार है। तो इस मीटर से हमारा क्या होगा? स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचा आपके पास? केवल ओम मीटर। इट मीन्स ओम मीटर ही SI यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का। अब इसमें कोई डाउट? बात समझ में आई है? चलिए, तो यहां तक आपने जो समझा है उसको हम एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि अगला हमारा बहुत ही अब आसान सब चीज होने वाला है। देखिए सिंपल से आपको यहां पे ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है ना किसी भी कंडक्टर का, वो 3 चीज पे डिपेंड करेगा। पहला चीज उसके लेंथ पे, और लेंथ पे हमारा रेजिस्टेंस कैसा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि आप लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर का लेंथ आप घटा दोगे तो रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। ठीक है, ये चीज हम कह रहे थे। उसके बाद फिर हमने बताया आपको कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, रेजिस्टेंस आपका कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इसमें कैसा रिलेशन चलता है? इनवर्स रिलेशन चलता है। उसके बाद हम फॉर्मूला को इसको सॉल्व करते करते हमारे पास यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रो, RHO रो लिखते हैं इसी तरीके से, और यही हमारा कहलाता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी। ओके, और रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारा किसी भी कंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब वो होना ही होना है, और इसका ज्यादा कुछ खास रोल कंडक्टर में नहीं होता होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। कहां से जनरेट किया भाई? यहां से किया हमने, और इसी से हमारा वो निकला हुआ है। तो वो आप नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल यह याद रख लो क्योंकि ये आपका मेन है। अगला फिर इसका हमने SI यूनिट क्या होता है वो भी हमने बता दिया। आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए, अब जो हम समझाने वाले हैं थोड़ा सा अब इसको आप गौर से समझिएगा। अगला दी मेटल्स एंड अलॉयज। अच्छा, मेटल्स तो समझ में आता है, अलॉय क्या होता है? अलॉय हमारा वैसा सबस्टांस होता है जो कि
दो या दो से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को मिला के हम लोग कोई नया सबस्टेंस बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर, ये 4 मेटल हमारे पास है। मान लीजिए हमने क्या किया, इन चारों को आपस में पिघला के मिक्स कर दिया और एक नया सबस्टेंस हमने बना दिया। वो जो हमारा नया सबस्टेंस बना वही हमारा क्या कहलाएगा, अलॉय कहलाएगा। ठीक है, अगला, तो द मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। मतलब ये हो गया कि हमारे जो मेटल्स होते हैं या फिर हमारे जो अलॉय होते हैं उसका रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। अब ये आप ना फिलहाल इसको पढ़ते चलो, क्योंकि इसमें ना एक बहुत ही गहरी बातों को बताने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि आप आखिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से समझते क्या है। आप कैसे पता करेंगे कि कोई गुड कंडक्टर होगा कोई बैड कंडक्टर होगा, कैसे पता करेंगे, डाटा को देखते हुए, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी ना इसमें फिलहाल कुछ लिखा हुआ है उसको आप एक बार पढ़ो। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि मेटल्स और अलॉय का जो रेजिस्टिविटी है वो कितना होता है, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये मेटल और अलॉय होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत बड़ी चीजों को बताने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा समझो बहुत ध्यान से। यहाँ तक मेरे को दिक्कत, आगे बताते हैं। अगला वाला पॉइंट आपको बता देंगे ना, आपके माइंड में कुछ घूमने लगेगा। फिर देखो अगला, इंसुलेटर्स, ये हमारा क्या है, अलॉय और मेटल इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है, और इसका रेजिस्टिविटी यहां से लेकर यहां तक के रेंज में है। अगला, इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। अच्छा, ये ना इंसुलेटर है और इसका रेजिस्टिविटी जो है 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से लेकर 10 टू द पावर 17 ओम मीटर के रेंज में आता है, और इसका 10 टू द पावर -8 से लेकर -6 तक। और ये हमारा कंडक्टर है, मेटल और अलॉय कंडक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करता है, और ये हमारा इंसुलेटर है। क्या इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में? चलो अच्छे से कर देते थोड़ा, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कुछ आपको रिलेशन नजर आ रहा है क्या? कुछ इसमें ना ये बताना चाह रहा है बहुत ही बड़ी चीजों को। किस में? इंसुलेटर में। देखो इंसुलेटर है तो कोई भी बोल देगा कि सर इंसुलेटर है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ही है वो इंसुलेटर, वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इंसुलेटर। ठीक है, और इसमें आप क्या कुछ गौर कर पा रहे हैं, एक बार आप लोग भी सोचिए। हम मतलब चाहते हैं ना कि आप इसमें कुछ सोचो जरा, हम क्या इसमें बताने वाले हैं, कुछ यूनिक दिख रहा है आपको इसमें? देखो बहुत इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम लिख भी देंगे आपको समझने के लिए। देखो मेटल और अलॉय हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टिविटी का रेंज है ना वो 10 टू द पावर -8 से लेकर -6 तक होता है। ठीक है, इंसुलेटर आपको मालूम है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता, उसका रेंज हमारा होता है 10 टू द पावर 12 से लेकर 17 तक। मतलब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा कंडक्टर है मेटल और अलॉय, उसका रेजिस्टिविटी हमारा क्या है, बहुत ही कम है। पावर माइनस में है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही कम। पावर माइनस में इसका मतलब क्या, बहुत ही कम। पावर माइनस में मतलब बहुत ही कम, लेकिन इसका पावर देखो तो माइनस में है क्या, नहीं। देखो ये ना इस तरीके से लिखा हुआ है 10 टू द पावर -8 का मतलब है कि आप यहां पे 1 लिखो और नीचे में कितने से डिवाइड करो, यानी कि 8 जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इसको डिवाइड करो। हम लोग क्या करते थे एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर में जब बचपन में पढ़ते थे, 8 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। यही जब हमारा ऊपर जाता तो क्या बनता है, 10 टू द पावर -8 इंटू 1 का कोई मतलब है, तो केवल हमारा ये है ना, मतलब ये 10 टू द पावर -8 जो लिखा हुआ है इसका मतलब वो ये है। तो आप इसको 1 को डिवाइड करोगे इतने से तो कितना छोटा वैल्यू हमारा आएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। इसका मतलब जब भी पावर आपका माइनस में रहे सोच लीजिए वो बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, जब भी पावर आपका पॉजिटिव में रहे समझ जाइए वो बहुत ही बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब है कि 1 के बाद कितना जीरो लिखो, 12 जीरो लिखो, 1 के बाद कितना जीरो, 17 जीरो लिखो, तो कितना बड़ा वैल्यू होगा हमारा, है ना। लेकिन अब इसमें हम बताना क्या चाहते थे वो तो जरा सुन लो। इसमें बताना ये चाहते थे कि जब भी आपका रजिस्टिविटी बहुत कम दिखे
समझ जाइए वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, तो ये क्या होगा हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और जब भी रेजिस्टिविटी आपको ज्यादा दिख जाए इसका मतलब वो इंसुलेटर है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक बात आप इसमें और कनेक्ट कर सकते हैं कि यदि हमारा इसमें रेजिस्टिविटी इतना कम है और ये हमारा गुड कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें हमारा और कम क्या होगा, समझो फिर से। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कहीं पे यदि रेजिस्टिविटी बहुत कम है मतलब वो गुड कंडक्टर है, और यदि कहीं पर रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है जैसे ये हमारा पुअर कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होगा। तो आप पहले इस पे ध्यान दो, इसका रेजिस्टिविटी हमारा बहुत कम है तो ये हमारा गुड कंडक्टर है, इसमें और क्या कम होगा जिसके वजह से ये गुड कंडक्टर है? नहीं, रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि यदि हमारा इसका रेजिस्टिविटी कम है 10 to the power -8 और -6 है, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, मतलब रेजिस्टिविटी से क्या होगा, बहुत कम होगा, और ये गुड कंडक्टर है। इसका मतलब है कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और उस केस में वो हमारा क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब बात समझ में आया? तो यहां पे ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा ऐसे समझो आप, अभी लिख भी देंगे हम। इसका रेजिस्टिविटी अब आपको बहुत कम दिख रहा है और इसीलिए क्या हमारा ये गुड कंडक्टर है। इसका मतलब हो गया कि अच्छा रेजिस्टिविटी कम है और गुड कंडक्टर है, इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस भी कम रहा होगा, तभी तो गुड कंडक्टर है। इसका मतलब यदि रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब इसका मतलब समझो, इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है इसीलिए इंसुलेटर है, इसमें और क्या ज्यादा होगा, फिर रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा, इसीलिए आपका ये इंसुलेटर है। तो यहाँ पे ना आप बहुत लंबे चीजों को सीख गए हैं, और हम हमको यहाँ पे लिख भी देंगे, पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, ये सीखा कि जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वो कंडक्टर कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अब इसको बैठ कर थोड़ा सोचो, कनेक्ट करो हम क्या बोलने जा रहे हैं। रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है ऑब्वियस ये बात, हमारा कैसा कंडक्टर होता है, अरे गुड कंडक्टर। और जिसका हमारा रेजिस्टिविटी ज्यादा है और वो इंसुलेटर है, इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। बात खत्म। अभी हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर खैर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों पॉइंट को जो हमने स्टार मार्क किया है ना, इसको नोट करने के लिए अच्छी तरीके से आपके पास याद रहे, और अभी आपके सामने हम एक टेबल भी दिखाएंगे, उस टेबल को देख के आप तुरंत बता देंगे कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। इसके लिए भी हम कुछ लिखेंगे भी यहाँ पे, पहले आप आगे समझ लेते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। अच्छा, हमने क्या कहा आपको, ये पॉइंट जो आपने समझा ना, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, ये अब यहां से हमारा कुछ अलग चीज इस्तेमाल हो रहा है, देखो। और इस प्रकार का सवाल आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया। जैसे हमने क्या कहा, हमारे पास 4 मेटल है, मान लो आयरन है, मैग्नीशियम है, चलो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है और एल्यूमिनियम है, हमारे पास 4 मेटल है। हमने इन चारों को पिघलाया, एक अलग मेटल एक अलग सबस्टेंस हमने तैयार कर लिया, और वो हमारा क्या कहलाएगा, अलॉय कहलाएगा। क्योंकि अलॉय का सिंपल सा मतलब होता है आप 2 या 2 से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल को आपस में मिलाओ, जो नया सबस्टेंस बनेगा वही हमारा अलॉय कहलाएगा। लेकिन जो हमारा नया सबस्टेंस बना ना, नए सबस्टेंस यानी कि अलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, रेजिस्टिविटी उसका बहुत ही ज्यादा हाई होता है। किससे, जिस मेटल से आपने उसको बनाया है उस मेटल से, ठीक है। आगे, अलॉयज डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स, और अलॉय का ये खास बात होता है कि वो जल्दी हाई टेम्परेचर पे भी जलता नहीं है, ठीक है। आगे, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा। और इसीलिए हम लोग, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें तो आप वो कॉइल देखते हैं, पूरा वो लपेटा हुआ होता है, कितना वो लाइट करता है, क्या वो जल जाता है, पिघल जाता है क्या? नहीं, वो हीट तो देता है लेकिन क्या वो जलता पिघलता है? नहीं। इसका मतलब है कि वो आपका प्योर मेटल नहीं है बल्कि वो आपका अलॉय है। तो यहाँ पे आपको 2 बात ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट तो हम अभी आपको पूरा लिख के बता देंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिएगा कि जब भी हमारा अलॉय बनता है तो अलॉय का रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, उसके मेटल से, जिसके वजह से इसी पर्पस के यानी कि इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलॉय का इस्तेमाल अपने अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा वो वायर जलता भी नहीं और हमको हीट और लाइट दोनों मिल जाता है। जैसे अब आपके मन में सवाल आता होगा ना कि सर हम लोग हीटर को जलाते हैं इतना लंबे समय तक अपने घरों में, वो तार पिघलता क्यों नहीं है?
क्यों पिघलेगा भाई? क्योंकि वो अलॉय से बनकर बना हुआ है, और अलॉय का जो अलॉय है वो जल्दी जलता यानी कि जल्दी पिघलता भी नहीं है वो, इसीलिए हम लोग उसको उस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपसे पूछे सवाल में कि बताइए हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में मेटल का इस्तेमाल ना करके हम लोग अलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, इसलिए वो जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी जगह पे जब हम एक प्योर मेटल का इस्तेमाल करेंगे ना, उतने टेम्परेचर में तो जल के स्वाहा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और ये दोनों पॉइंट को तो अभी हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको मिटाने वाले हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो रजिस्टिविटी क्या होता है ये चीज समझ में आ गया आपको? तो रजिस्टिविटी का ना सिंपल सा आप मतलब ये समझना कि जिस प्रकार से रेजिस्टेंस हर कंडक्टर में होता है उसी प्रकार से हमारा रजिस्टिविटी भी होता है, ठीक है? चलिए इसको आप एक बार घर पे जाइए, थोड़ा सा बैठ के सोचिए ये क्या कह रहा है। चलिए इसको मिटा दे एक बार। अब इसमें ना कुछ बातें हम लिखने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। समझाने के लिए, इन दोनों पॉइंट को ज्यादा क्लियर करने के लिए हम इसमें दो पॉइंट जो है ना हिंदी में लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आप इसको आराम से समझ सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करके लिखिएगा, NOTE नोट, इसके बाद लिखिएगा, ठीक है? इतना लिखने के बाद पहला आप इसमें लिखेंगे जिस कंडक्टर का, लिखिए आप इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये चीज आपको याद है ना, एग्जाम में जब आपके पास डाटा दे दे तो आपसे बोलेगा डाटा देके कि बताओ ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो आप उसको डाटा को देख के बता सकते हैं, ठीक है? अभी आपके सामने डाटा भी हम रखेंगे। तो जिस कंडक्टर का रजिस्टिविटी ज्यादा होगा पहले कौन सा था? कम वाला था ना। चलो पहले कम वाला लिख लो। जिस कंडक्टर का रजिस्टिविटी कम होगा उसका रजिस्टेंस भी कम होगा, और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। पहला पॉइंट समझ में आया? मतलब जिस कंडक्टर का रजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे आपने यहाँ पे समझा था कि इन दोनों का रजिस्टिविटी हमारा कम है क्योंकि माइनस में पावर है, तो रजिस्टिविटी कम है तो और क्या कम होगा? इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप इसको और कैसे लिखेंगे सेकेंड वाले के लिए, इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए, जिस कंडक्टर का, सब कोई लिखिएगा इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको नोट करके लिख लो ना, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है केवल। तो जिस कंडक्टर का रजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बस यही दो पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा
ध्यान में रखना है। जिस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और वो कैसा कंडक्टर होगा? पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इस वाले को हमने समझाया। इसमें रेजिस्टिविटी हमारा क्या है? ज्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वैसी बात है, इसका मतलब ये हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक देगा। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत इसमें? अब ना हम आपको इसमें कुछ डाटा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आप ना टेबल निकालो जरा, जहां पे टॉपिक है आपके बुक में फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, उसमें एक टेबल दिया गया है। जिसके पास पुराना वाला बुक है उसमें होगा टेबल 12.2, और जिसके पास पुराना वाला बुक है उसमें शायद 11.2 होगा। आप एक बार टेबल देख लीजिए, हम बेसिकली इस वाले टेबल का बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले टेबल में ना कुछ डाटा दिया गया है। ये डाटा आपको याद नहीं रखना, याद रखिए, ध्यान में रहे, ये डाटा आपको पूरा याद नहीं रखना, क्योंकि इसके नीचे देखो एक नोट लिखा हुआ है, यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यूज, यू कैन यूज दिस वैल्यूज फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अब सवाल है कि सर क्या एग्जाम में भी नहीं आएगा? नहीं, जब एनसीईआरटी लिख दिया तो आपका एग्जाम में भी ये डाटा नहीं आएगा, और जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो डाटा पहले से एग्जाम में आपका दिया रहेगा बॉक्स में घेर के। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है। अब आप जरा हमको इसमें बताइए, चलिए आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर हमारा कौन होगा? टेबल को आप जरा देखो पहले, आप सब कोई ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी टेबल को आप एक बार देखिए, उसमें आप पहले पता कीजिए कि आयरन कहां पे है और मरकरी कहां पे है। मिल गया आपको? ढूंढिए पहले आयरन और मरकरी कहां पे है। इन दोनों में आप बताओ कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा कौन होगा। बताने से पहले आप ये दोनों पॉइंट एक बार मेमोराइज कर लो पहले। जिसमें रजिस्टिविटी कम होगा उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और कैसे पता करेंगे कि रजिस्टिविटी किसका कम है? पावर किसमें होना चाहिए? माइनस में। यदि किसी का पावर माइनस में मतलब कि रजिस्टिविटी आपका उसका कम है, और रजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो हमारा गुड कंडक्टर है। उसी प्रकार से जिसका रजिस्टिविटी पॉजिटिव में है उसका पावर, मतलब वो हमारा रजिस्टिविटी का पावर, मतलब रजिस्टिविटी का पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब वो पुअर कंडक्टर है। तो बताइए आयरन और मरकरी में दोनों में से हमारा गुड कंडक्टर कौन होगा? बताइए। आयरन वाला होगा। चलिए एक बार हम वैल्यू लिखते हैं, और आप ऐसा कैसे बता रहे हैं थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आयरन के लिए आयरन का रजिस्टिविटी जो है वो दिया गया है कितना? 10.0 इंटू 10 टू द पावर -8, और मरकरी का कितना है भाई? 94.0 इंटू 10 टू द पावर -8। चलिए पहले आप इसको जरा देखो तो ध्यान से, दोनों का पावर -8 है। ठीक है, इसका आयरन का रजिस्टिविटी दिया गया है 10.0, सिंपल सा 10 दिया गया है। इसका दिया गया है 94, सिंपल सा ऐसे समझो आप। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर इन दोनों का पावर तो सेम दिया गया है, तो हमको इससे अब कुछ लेना देना है नहीं। अब आप जरा इन दोनों को देखो, इसका पावर क्या है? सर इसका वैल्यू कितना है? 10 है केवल। इसका कितना है? 94, यानी कि ज्यादा है। तो जब पावर दोनों का सेम है तो हमको क्या देखना है? अब आगे वाला देखना है वैल्यू। इसका 10 और इसका 94, तो कम हमारा किसका हुआ? ऊपर वाले का हुआ। और इसका रजिस्टिविटी कम है, इट मींस इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा, और ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ऐसे ही पहचानना है आपको डाटा ऐसे ही पहचानना है आपको। ठीक है, तो पहले आप देख लो कि पावर दोनों का कैसा है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव है तब तो बात हमारा और आसान हो जाएगा, लेकिन जब दोनों नेगेटिव है और दोनों सेम पावर है तो फिर आप उसके आगे वाले वैल्यू को देखो। आगे वाले वैल्यू में जिसका वैल्यू कम होगा इट मींस उसका रजिस्टिविटी कम है, तो रजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, और वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इट मींस इन दोनों में हमारा वैल्यू कम आ रहा है इसका आयरन का, इट मींस आयरन हमारा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम आपको टास्क दे रहे हैं। क्या टास्क है? इस पूरे टेबल को आप देखो और बताओ कि इस पूरे टेबल में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? पूरे टेबल में आप जरा देख के बताओ कि बेस्ट कंडक्टर हमारा कौन होगा और क्यों होगा। आप लोग एक बार जरा ट्राई कीजिए इसको। पूरे टेबल में बेस्ट कंडक्टर हमारा कौन होगा और क्यों होगा, ऐसा बताइए। बिल्कुल सिल्वर होगा,
क्योंकि इस पूरे के पूरे टेबल में सिल्वर का जो वैल्यू है ना वो सबसे छोटा दिया गया है। कितना दिया गया है? 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8। -8 बहुत का पावर है। अब उसको आप छोड़ो, आप उसके पहले वाले को देखो, इसका ना केवल 1.60 है। मतलब इसका वैल्यू क्या है? बहुत ही, इसका रजिस्टिविटी बहुत ही कम दिया गया है। और रजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस भी कम है, और रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब कि वो आपका गुड कंडक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आपको यहाँ पे ना ये भी समझ में आ गया कि डाटा यदि आपके पास दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, मान लो यहाँ पे ना हमने मरकरी और आयरन दोनों मिटा दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में अनुमान लगा लेंगे कि सर आयरन हमारा गुड कंडक्टर होता है। हमने क्या किया, एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा बताते हैं, और ऐसा पूछा गया आपको, जब हम सिंपल पर बनवाएंगे ना उसमें सवाल है। आपके एग्जाम में क्या करेगा, 2 वैल्यू दे देगा और यहाँ पे लिख देगा ओम मीटर, ताकि आपको पता चले किसका वैल्यू दिया गया है, रजिस्टिविटी का दिया गया है। ठीक है, आपके पास एग्जाम में 2 वैल्यू देगा, ये पहला वैल्यू देगा आपके पास, और आपके पास ये दूसरा वाला वैल्यू दे देगा। आपसे बोलेगा कि बताओ इन दोनों में से हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। कैसे पता करेंगे? जिसका वैल्यू कम वही हमारा बेस्ट होगा, इसका वैल्यू कम है तो यही हमारा बेस्ट होगा। ये तरीका आपने आप क्या समझा? ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यही हमको इसमें आज समझाना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब यदि आपने इतना कर लिया है तो इसका एक बार पहले आप इसको लिख लो। आप लिख लिए होंगे, मिटा दे पूरा। अब चल, अब इससे एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। रजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं एक हम लोग। तो टेबल आपको देखने, मतलब कि टेबल आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा है। तो आप अपने सामने जब पढ़ेंगे ना, खास करके ऑनलाइन में बच्चे आप लोग, आपके सामने कॉपी और पेन तो होना ही चाहिए, प्लस आपका एनसीईआरटी बुक भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम तुरंत बोर्ड पे बना के दिखा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोगों को टाइम से मतलब है या कंटेंट से मतलब है? मतलब टाइम से तो मतलब है ही, मतलब फिजूल का वक्त क्यों बर्बाद किया जाए, जब हमारा काम बुक से चल सकता है। तो सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं जो कि आपके नोट्स के हिसाब से और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। ठीक है, और बताते हैं कि इस प्रकार का सवाल जब आ जाए रजिस्टिविटी से तो कैसे बनाएंगे। और ये सवाल हम कहीं और से नहीं, आपके बुक से ही लेंगे, ताकि आप इसको बाद में कनेक्ट भी कर सकें। ठीक है, इसमें 2 चीज लिखा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एक का वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे फिलहाल अभी काम का है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, एग्जाम्पल 12.5 जरा बोलिएगा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर of length 1 meter is 26 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। आगे फुल स्टॉप है। if the diameter of the wire is 0.3 मिलीमीटर, एम है मतलब मिलीमीटर। आगे फुल स्टॉप। what will be the resistivity of the metal at that temperature। बस अगला रहने दीजिए, वो आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपके लिए काफी है। मतलब जितना आप अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आप ना, हमने आपको जैसा बताया है
कि जो भी आपका न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहे फिजिक्स में खास करके, उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, उसको ब्रेक कीजिए और उसको जो वैल्यू दिया गया आप उसको लिखते चलिए। वैल्यू यदि SI यूनिट में नहीं है तो पहले आप उसको कन्वर्ट कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। यहां से हमको एट 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ना टेम्परेचर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बेसिकली, इसको आप अभी फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस दिया गया है 26 ओम का और लेंथ दिया गया है वायर का कितना, 1 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो पहले आप ये पता करो कि क्या रेजिस्टेंस अपने SI यूनिट में है, बिल्कुल है। लेंथ अपने SI यूनिट में है, बिल्कुल भी है। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। और डायमीटर यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब है कि हमको निकालना पड़ेगा इसका रेडियस। क्यों रेडियस निकालना पड़ेगा अभी बताते हैं आपको। हालांकि पहले यदि आपको बता देते हैं तो देखो, आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रो एल बाई आपने ए पढ़ा ना आपने। ए हमारे किसके लिए, एरिया के लिए। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया हम बता रहे हैं। और एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा देखने में लगता है, सर्किल, गोल। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्किल का बेसिकली एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या चाहिए होगा आपको, आर चाहिए होगा, यानी कि हमारे पास आर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास आर है नहीं, हमारे पास डायमीटर है। निकाल सकते हैं रेडियस, चलिए निकालते हैं। अच्छा इसको ना एक तरीका भी आपको बता देते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका जो कि आपको हमेशा याद रहे। देखिए जब भी आपका कोई यूनिट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आपको कोई यूनिट मिलीमीटर में दिया हुआ रहे, उसको चेंज करना हो सेंटीमीटर में, फिर मीटर में और फिर किलोमीटर में। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा है, बहुत इसको ध्यान से नोट कर लीजिए आप। हाँ, जब भी कोई आपका यूनिट मिलीमीटर में दिया हुआ रहे, उसको चेंज करना हो सेंटीमीटर में, तो आप डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। जब भी कोई चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, उसको चेंज करना है मीटर में, तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। जब भी कोई चीज दिया हुआ रहे मीटर में, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, आप डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा रिवर्स भी चलता है ये। जब भी कोई चीज किलोमीटर में दिया हुआ रहे, आपको मीटर में करना हो, तो आप क्या करोगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। उसी प्रकार जब कोई चीज मीटर में दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर में करना हो, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसी प्रकार जब कोई चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, आपको मिलीमीटर में लाना हो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बस, ठीक है। और ये तरीका आप यहाँ पे फिजिक्स में सीख लो, आप इसको मैथ में भी अप्लाई करना, ठीक है। उसमें आता है ना इस प्रकार का, जब हम लोग सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे, आपको डायमीटर वाला, ये मिलीमीटर वाला सवाल बहुत आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेंथ है, डायमीटर भी हमारे पास दिया गया है, तो डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आप हमको बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा 0.3 मिलीमीटर है, हमको लाना है किसमें, मीटर में, क्योंकि हमको डायमीटर चाहिए ना, सॉरी रेडियस चाहिए, और रेडियस किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो बताइए आप सबसे पहले क्या करोगे, 0.3 को आप डिवाइड करोगे मिलीमीटर से, पहले सेंटीमीटर में लाओगे, तो पहले कितना डिवाइड करोगे, 10 से। पहले आप 10 से डिवाइड करोगे, फिर अब आपका सेंटीमीटर में आ चुका, सेंटीमीटर से आप लाओगे किस में, मीटर में। तो कितना से करना पड़ेगा, 100 से हमने किया। अभी आप रुक जाओ, आपके पास अभी क्या आया 0.3, चलो हाँ इतना ठीक है आपके लिए, अभी फिलहाल ठीक है। अब आपका ये किस में आ चुका है, मीटर में आ चुका, लेकिन हमको ना ये 0 पॉइंट जो लग रहा है ना, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 3 लिखेंगे। ये जो था ये तो लिखाएगा ही, ये तो लिखाएगा ही। और हम कितने से करेंगे डिवाइड, 10 से, क्योंकि हमने पॉइंट बढ़ाने के लिए 10 से डिवाइड किया, ठीक है। अब ये आपका किस में है बताओ, मीटर में है आपका, ये पूरा मीटर में है, लेकिन अभी भी तो आपका ये डायमीटर ही है। अब रेडियस मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। ये अभी पूरा आपका है अभी फिलहाल डायमीटर में ही है, लेकिन डायमीटर है किस में, मीटर में। लेकिन अब हमको लाना है इसको रेडियस में, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा फिर 2 से। ये बात समझ में आई है,
हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया 10 से, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक है, हमने फिर क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए फिर से 10 से हमने डिवाइड किया। अब ये हमारा पूरा आ चुका था किसमें, मीटर में, लेकिन अभी भी तो डायमीटर ही है ना, और डायमीटर हमको चेंज करना है रेडियस में, तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास फाइनल रेडियस कितना आएगा बताइए, 3, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करो जरा, 2 तो रहेगा, और 2 के कितना जीरो देंगे, 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, या भैया आपका हो गया मीटर में। कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपके पास अब R है, L है, और आपके पास रेडियस भी है। अब निकालना आपको इसमें क्या है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बेसिकली रेजिस्टिविटी निकाल के हमको दिखाना है। ठीक है, चलिए रेजिस्टिविटी निकालते हैं हम लोग। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, आपके पास फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो रेजिस्टिविटी निकालने का क्या लिखोगे, RA बाई L लिखोगे। चल तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू RA बाई L। चलिए अब बहुत ध्यान से समझिए इसको, R का वैल्यू हमको इसमें पुट करना है। तो R का वैल्यू कितना है, 26 इंटू A का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये बात कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 22/7, 22/7 इंटू R स्क्वायर होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन में पाई R स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया बेसिकली है। R स्क्वायर हमारे पास रेडियस है इतना, तो इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इट मीन्स हम इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। और अब आपको डिवाइड कितने से करना है, लेंथ से। तो लेंथ कितना है आपका, 1 मीटर। क्या यहाँ पे नीचे में कोई 1 का मतलब है, कोई सेंस नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट करो, केवल ऊपर वाले को आप सॉल्व करो। सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पे आ जाइए। चलिए नीचे में हमारा ये है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को पहले हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो ऊपर में हमारा आ जाएगा 26 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3। देखो हमने कुछ नहीं किया, ऊपर सारे को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, और नीचे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, कितना होगा देखो, अच्छा क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जब देखो तो 7 इंटू 2 कितना, 14, 14 इंटू 2 28, तो 28 हमने लिखा, और 10 टू द पावर अब कितना दे देंगे हम, 4 जीरो यहाँ पे है और 4 जीरो हमारा यहाँ पे है, तो 10 टू द पावर 8 हम दे सकते हैं। बस ये थोड़ा सा सॉल्व करने का थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका होता है। हाँ यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। उसके बाद आप इसको ऐसे करो, 26 इंटू 22 इंटू 3 3 जा 9 हो सकता है ये हमारा, और नीचे में 28 आप रहने दो, इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा जब हमारा ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा, इसमें मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेम टू सेम रहने दो, इसको इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देख लो, और उसको 28 से आप सिंपल सा डिवाइड कर दो। चलिए हम एक बार यहाँ पे कर लेते हैं। आपको बेसिकली 26 मल्टीप्लाई करना है 22, और फिर मल्टीप्लाई करना है 9, तो आपके पास वैल्यू 5148 आएगा। 5148 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 28। अब आप केवल 5148 को डिवाइड करो केवल 28 से। ठीक है, 5148 को आप डिवाइड करो 28 से, तो 183.85 183 कितना था, 183.85 इंटू 10 टू द पावर -8 ये आपका आया। अच्छा क्या इसी को हम लोग थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 183.85 इंटू 10 टू द पावर -8 आया है। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले हैं,
इसको हम इधर लाने वाले हैं, इस पॉइंट को हम यहां पे लाना चाहते हैं 1 पॉइंट, तो क्या लिखेंगे हम 1.8385। ठीक है, हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने यहां से उठाया और इसको हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इनटू, लेकिन आपने कितना डिजिट शिफ्ट किया पहले बताओ, 2 डिजिट, तो यहां पे 10 टू द पावर माइनस, सॉरी -2 नहीं भी, +2 ना, +2 इंटू 10 टू द पावर -8। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब भी हम लोग पावर को पॉइंट को लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हैं तो हमारा पावर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, इसलिए हमने 10 टू द पावर 2 दिया, क्योंकि हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया था। आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, P इक्वल्स टू, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके और क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1.8 ये ना 385 ये और आगे था हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इनटू 10 टू द पावर, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -6। तो हमारे पास ये वैल्यू आया, क्या ये आपका वैल्यू सही है, नहीं, ओम मीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका SI यूनिट आपका ये होता है। तो 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर आपका रजिस्टिविटी आया। कोई डाउट इसमें? चलो अब इसमें थोड़ा सा इस सवाल का मतलब आप समझ लो क्या कहा गया था इसमें कहा गया था कि देखो आपके पास एक कंडक्टर है, मैंने कि कंडक्टर मतलब आपके पास एक कोई वायर है, सिंपल सा, वायर भी क्या होता है, हमारा कंडक्टर ही होता है। तो आपके पास एक वायर है, उस वायर में 26 ओम का रेजिस्टेंस है, उस वायर का लेंथ 1 मीटर है और उस वायर का रेडियस इतना है, क्योंकि आपने इतना निकाला, डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस निकाल दिया। तो बताइए कि आखिर उस वायर में रजिस्टिविटी कितना है, उस वायर में रजिस्टिविटी हमारा इतना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा भी और आगे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इसमें लिखा गया था कि हाँ, यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। आपके पास ये डाटा है, ठीक है, इस डाटा को देख के बताइए तो जरा, टेबल को देखते हुए कि डाटा जो हमारा दिया गया 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6 ये हमारा कौन सा वायर है, डाटा को देखते हुए बताइए जरा, आप लोग भी बताइए कि आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखो कहाँ पे है और वो वायर हमारा कौन सा है, 1.84 इंटू 10 टू द पावर -6। मैग्नीशियम नहीं है, वो मैग्नीज है, मैग्नीज है। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली हमारा थोड़ा सा और लंबा था, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहीं तक आपके लिए काफी था, तो हमने इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया क्वेश्चन को और ये कर दिया। लेकिन आगे यही कहा गया था, बेसिकली अब तो आप बता दिए, तो आगे यही कहा गया था इसमें कि आपके पास ये वैल्यू आ गया, इस वैल्यू यानी कि ये जो हमारा रजिस्टिविटी आया है ये कौन से वायर का है, तो मैग्नीज का है, सिंपल सा बात है। तो आप पूरा क्वेश्चन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना लिख के चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपने जो वैल्यू निकाला बताओ ये कौन से वायर का रजिस्टिविटी है, तो ऐसा ही पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यदि आप एक बार ये निकाल दिए है ना तो आप आराम से बता सकते हैं ये कौन से वायर का है, और वैसे भी आपको टेबल याद करना है नहीं, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वो टेबल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा ये जो टॉपिक था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स पूरी तरीके से खत्म हुआ। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, बात समझ में आई है? चलिए तो यहाँ पे हमारा ये क्लास आज हम लोग ओवर करते हैं। कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, और अगले वाले क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इसमें बेसिकली हम लोग 2 कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। पिछले वाले क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या उसमें किसी को डाउट था, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नया टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इस टॉपिक को ना शुरू करने से पहले मेरे माइंड में एक डिफरेंस बिटवीन कराने का मन है, और वो डिफरेंस बिटवीन कराने का मन है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में। ठीक है, 2 बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था हमारे पास, एक रेजिस्टेंस था और एक रजिस्टिविटी था। हालांकि दोनों का मतलब अपना अलग अलग होता है, इसके बारे में आप जान चुके हैं। याद कीजिए हमने एक बार आपको डिफरेंस बिटवीन कराया था आमीटर में और वोल्ट मीटर में, है ना। उसी प्रकार से आप 2 कॉलम बना लीजिए। कल वाले क्लास में आपने जहां तक लिखा था उसके नीचे आप एक 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम में आप लिखिए रेजिस्टेंस ऊपर में, और एक कॉलम में लिखिए आप रजिस्टिविटी। ठीक है, एक में आप लिखोगे रेजिस्टेंस और एक में लिखोगे आप रजिस्टिविटी। हर कोई लिखिए, आप लोग भी सब।
रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, पहले वाले में रेजिस्टेंस, दूसरे वाले में रजिस्टिविटी। कम से कम आपको ना 2 डिफरेंस मालूम होना चाहिए दोनों के बीच में, कम से कम 2 डिफरेंस लिखिए। हालांकि दोनों में सबसे पहला डिफरेंस दोनों का उसका डेफिनेशन, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपने क्या लिखा था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद फिर थ्रू इट, है ना। यानी कि बेसिकली रेजिस्टेंस में पहला पॉइंट आप लिखेंगे उसका डेफिनेशन, जो आपने बोर्ड पे से लिखा था उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और रजिस्टिविटी का भी पहला क्या लिखाएगा, डेफिनेशन। इसका क्या डेफिनेशन था, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों का बेसिकली दोनों के डिफरेंस में सबसे पहला जो आपको लिखना है वो दोनों का डेफिनेशन ही लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा डिफरेंस लिखिए, दूसरा डिफरेंस ये है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता था, ओम। दूसरा रेजिस्टेंस में लिखिए इट्स SI यूनिट इज ओम, ओम केवल ओम, है ना। कैसा साइन होता था, ऐसा वाला। और रजिस्टिविटी का इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, ऐसा वाला, और एक ये ओम मीटर। तो दो डिफरेंस हो गया, 2 डिफरेंस आपके लिए काफी है, ठीक है। बस ये मेरे मन में ना एक छोटा सा सवाल आ रहा था कि हाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन कम से कम 2 आपको मालूम होना चाहिए, तो ये दोनों आपने लिखा। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए। तो पहला क्या लिखा आपने, पहले वाले कॉलम में रेजिस्टेंस, दूसरे वाले में रजिस्टिविटी। दोनों का पहला डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए, आपने बोर्ड पे से लिखा था उसको लिख लीजिए। और दूसरा लिख लीजिएगा डिफरेंस, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है और रजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, बस सिंपल सा। चलिए वहां के बाद अब आप रुक जाइए थोड़ा सा, अब आप अपने कॉपी पे पेन को रखिए, अब आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे समझिए रजिस्टर क्या होता है हमारा। रजिस्टर का सिंपल सा मतलब क्या बताया था मैंने, रजिस्टर का मतलब कंडक्टर, लेकिन उस कंडक्टर में होगा क्या, रेजिस्टेंस, सिंपल सा। तो जब भी आपके सामने हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे रजिस्टर ना, समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है कंडक्टर का ही, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इसलिए उसका नाम है रजिस्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग 2 अलग अलग हिस्सों में इसको बांटेंगे। पहला हमारा होगा रजिस्टर्स इन सीरीज टॉपिक, पहला ये हमारा होगा। दूसरा होगा रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसी प्रकार से आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसको डिफाइन किया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। तो मेन टॉपिक आपका ये वाला है, इसको हम लोग 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहला रजिस्टर्स इन सीरीज और दूसरा आपका होगा रजिस्टर्स इन पैरेलल। और रजिस्टर्स इन सीरीज को हम लोग कभी कभी प्यार से सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और रजिस्टर्स इन पैरेलल को हम लोग कभी कभी प्यार से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो इसको आप जरा सा ध्यान में रखिएगा। तो कई बार ना हम वर्ड इस्तेमाल रजिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज या फिर रजिस्टर्स इन पैरेलल नहीं इस्तेमाल करेंगे, वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इसमें 2 टॉपिक है तो दोनों को हम लोग एक एक क्लास में कर लेंगे। आज हम लोग कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि रजिस्टर्स इन सीरीज को, और अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग कर लेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को। दोनों को एक दिन में करना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा क्लास हमारा इसमें चलेगा, लगभग 1 घंटा हो सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। आखिर ये है क्या, समझते हैं इसके बारे में। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि मैंने जो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है, डायग्राम जो हमने बनाया है, ये डायग्राम का नाम क्या होता है जरा बताइए। सर्किट, सिंपल सा सर्किट है हमारा। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक बैटरी लगा हुआ है, कितने सेल हैं जरा आप देख के बता सकते हैं, 3 सेल है, 1 2 3 सेल है, ठीक है। ये बैटरी है, इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारा बैटरी कहलाते हैं, तो आपका मालूम है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे आपका ये स्विच है जो कि ऑन है। अच्छा ऑन है कैसे पता चला आपको, ये बिंदु दिया हुआ है मतलब कि ऑन है आपका। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका करंट आपको मालूम है किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, यहाँ पे गया। यहाँ पे ना आपके पास 3 अलग अलग रजिस्टर लगा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में 3 अलग अलग रजिस्टर लगा हुआ है, यानी कि 3 अलग अलग कंडक्टर लगा हुआ है। और कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो पहले वाले को हमने नाम दिया पहले वाले। अच्छा एक बात बताइए, पहले ऐसे ऐसे जो हमने यहाँ पे डिनोट किया, ये हम लोग क्या डिनोट करते थे, रेजिस्टेंस को।
यहाँ भी रेजिस्टेंस और यहाँ भी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे R1, R2, R3 है। इसका मतलब हो गया कि आपके पास यहाँ पे 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, दूसरा और तीसरा। और चूंकि रजिस्टर का सिंपल सा मतलब है कंडक्टर, जिसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा रजिस्टर है तो क्या इसमें रेजिस्टेंस होंगे, बिल्कुल। तो उसको हमने R1 नाम दिया, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा, इसको हमने R2 नाम दिया, इसमें भी रेजिस्टेंस होंगे, इसको हमने R3 नाम दे दिया, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में ना हमको वोल्टेज नापना था, यानी कि हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। उसके लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, तो हमने इसको V1 नाम दिया। इसका भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था कि आखिर यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमने इसको एक और वोल्ट मीटर लगा दिया, उसको हमने V2 नाम दे दिया। हमने यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर लगाया, इसको हमने V3 नाम दे दिया। तो अब क्या आपको ये पूरा डायग्राम सर्किट यानी कि समझ में आ गया। सिंपल सा क्या है, आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमारे पास 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3, और चूंकि रजिस्टर है उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हमने दिया पहला R1 नाम, R2 और R3, ठीक है। और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने V1 दिया, इसको V2 और V3। V क्या मतलब, सिंपल सा वोल्ट मीटर, पहला है, दूसरा है, तीसरा, इसलिए हमने इसको V1 V2 V3 नाम दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत, अब यहां से हमारा मेन काम चालू होता है। तो जब आप इसको बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप फ्लो डायग्राम भी इसको ऐसे बना लीजिएगा, फिर ये डायग्राम बनेगा और फिर आगे। अब इसमें कुछ बातें कही गई हैं, पहले आप उसको समझिए। यदि आप इसको यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना होगा ना, फिर आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा दिक्कत कब आता है, शुरुआत में, और शुरुआत वाला हमारा ये है। यदि आप ये समझ गए तो पैरेलल वाला फिर आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इस वाले सिस्टम में, इसलिए हमने कहा था कई बार हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बुक में भी आपका बहुत बार ना यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि इस वाले सिस्टम में द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ दिस सर्किट, और हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है बात ये कि पूरे के पूरे सर्किट में करंट हमारा सेम होता है। यानी कि जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे, वही यहाँ, वही यहाँ, यही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि सिंपल सा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे और क्या कह सकते हैं बताइए, करंट, सिंपल सा करंट बोले, इलेक्ट्रिक करंट बोले, बात सेम है। तो पहला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा, कहीं पे घटेगा बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सेम रहेगा हर जगह पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इसको हम लोग और कैसे कह सकते हैं कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, इन तीनों से भी हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करंट हमारा सेम होगा। अब ऐसा नहीं कि सर ये R1 है, R2 है, R3, इससे करंट कुछ और होगा, इसमें कुछ करंट और होगा, इसमें कुछ और करंट होगा, ऐसा नहीं, अलग अलग करंट हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो पहला आपने क्या सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट में करंट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है, पहला बात। दूसरा बात क्या है, देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। मतलब क्या हुआ इसका, यदि आपको पता करना है कि इस पूरे के पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि वोल्टेज कितना है, तो कैसे पता करोगे आप, यहां पे आपके पास V1 दिख रहा है, यहां पे V2 दिख रहा है, यहां पे V3 दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे V1 है यानी कि वोल्ट मीटर आपका यहां पे पहला वाला है, तो ये क्या आपको मेजर करके देगा, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज मेजर करके देगा, यहां से यहां तक का वोल्टेज ये मेजर करके देगा, और यहां से यहां तक का वोल्टेज मेजर करके ये आपको देगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सर्किट में वो किसके बराबर होगा, V1, V2, V3, इन सभी को जोड़ दो, वही आपका पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात समझाइए। तो यहां पे ना आपको दो ही बात ध्यान में रखना है, पहला ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है पूरे सर्किट में क्या रहता है, सेम रहता है, पहला बात। दूसरा बात, इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, V1, V2, V3 या फिर और भी हमारे वोल्ट मीटर लगे होते हैं, तो सभी में कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, उन सभी को जोड़ दो,
आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सिंपल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5 और भी आगे होगा, तो सिंपल सा। तो यहाँ पे आपने दो चीज समझा, एक बार दोबारा बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ये चीज समझ गए ना आज वाले क्लास में, तो अगला वाला क्लास आपको जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो पहला चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा, हर जगह पे, हर पॉइंट पे। दूसरा चीज पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कैसे पता करेंगे, जितने भी वोल्ट मीटर आपने लगाए हैं उन सभी में कितना कितना वोल्टेज शो कर रहा है, सभी को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में है। बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन तीनों रजिस्टर में हम अलग अलग, यानी कि इसमें अलग, इसमें अलग और इसमें अलग ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चले। और यहां से हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन बताने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस चीज को समझें। एक बार इसको आप समझ जाएंगे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है वो आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या कहा गया है, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर्स सेपरेटली, यानी कि पहला रजिस्टर हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन तीनों में हम अलग अलग करके ओम्स लॉ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ सिंपल सा हमारा क्या होता है जरा बताइए तो। V इक्वल्स टू IR, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो V इक्वल्स टू IR होता है, ओम्स लॉ हम लगाने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, उसमें हमारा V, तो इसमें हम V की जगह पे क्या लेंगे, V1, तो हमने यहां पे लिया V1 बराबर I, और फिर R लेंगे, यानी कि हम इसके लिए बात करें तो R कितना लेंगे, R1। ये कॉमा नहीं है, ये R1 है। ठीक है, अच्छा फिर सवाल है कि सर आपने यहाँ पे V1 लिया, यहाँ पे R1 लिया, तो आपने यहाँ पे I1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे करंट हमारा तो पूरा सेम रहता है ना, इसीलिए हमने वहां पे I1 नहीं लिया। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। क्यों, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में हमारा क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने केवल इतने दूर में जब ओम्स लॉ को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, V1 इक्वल्स टू IR1। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसमें लगाएंगे, क्या होगा, V2 IR2, सिंपल सा R2 यहां पे था। उसी प्रकार से इसमें V3 IR3। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया आपको, हमने क्या किया, तीनों में अलग अलग ओम्स लॉ लगाया। बस आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ो अलग, इन तीनों को जोड़ो अलग। तो आप जोड़ोगे इसको तो V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने क्या किया, इन तीनों को आपस में बस जोड़ दिया। ठीक है, आगे इक्वल टू का बीच में साइन है, हमने इक्वल टू का साइन दिया। अब इन तीनों को आपस में जोड़ो, क्या लिखोगे आप, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, जोड़ दिया हमने, सिंपल सा। अब थोड़ा सा अब और जाके हमने क्या किया है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पर हमने केवल V लिखा है। ऐसा क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। कहां से पता चला आपको, यहां से। हमने क्या बताया आपको, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैसे पता चलेगा, तीनों के तीनों वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज शो हो रहा है उन सभी को जोड़ दो, आपको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे, यहां से उठाकर हम वो वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पे हम केवल V लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बगल में रीजन भी दे दिया है कि हाँ V किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जगह पे हमने V के, सॉरी इन V1 प्लस V2 प्लस V3 के जगह पे हमने V लिख दिया। आगे इसको हमने कुछ नहीं किया अभी, ये हमने यहाँ पे सेम रखने दिया। ठीक है, आगे अब V के जगह पे हमने यहाँ पे IR लिखा, क्यों, क्योंकि हमने ओम्स लॉ लगाया। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है V इक्वल्स टू IR। इट मीन्स हम V के जगह पे यहाँ पे IR लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लगा क्या रहे हैं इसमें, ओम्स लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, अगला फिर से हमने इसमें कुछ नहीं किया, इसको हमने फिर से सेम रहने दिया। अब आगे बढ़ते हैं, IR था, फिर से हमने यहाँ पे IR लिखा। आगे अब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, I, तो हमने I को बाहर निकाला,
ब्रैकेट में रखा हमने R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देखो तो I इधर भी है, I इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दोनों कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, केवल R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास बचा। अब हमने यहाँ पे R को क्या नाम दे दिया, RS नाम दे दिया। RS कैसे लिखा हुआ है, बड़ा सा R है, छोटा सा S है, ठीक है। क्या नाम, क्यों नाम दिया बताएंगे अभी, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये जो आपका कहलाता है ना, यही है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब भी समझाते हैं आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया कि देखो सबसे पहले ना आपको ज्यादातर इस चैप्टर में क्या मिल रहा है, तीन ही चीज मिल रहा है ज्यादा आपको, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि करंट तो हमारा हर जगह पे सेम रहेगा, पहला बात। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितना इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे, 3 है तो तीनों को जोड़ दो, निकल जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन फिर सवाल है कि सर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है, R1 को जोड़ दो, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है उसको, यहाँ पे कितना है इसको, और यहाँ पे कितना है इसको, तीनों को आपस में जोड़ दो, आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा, RS के बराबर होगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी रेजिस्टेंस होगा तो R5 R6 7 ऐसे। अब सवाल है कि सर आपने यहाँ पे RS क्यों लिखा, S यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम सीरीज का बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि सर क्या हम लोग जब पैरेलल के बारे में बात करेंगे तो क्या वहां पे आप P लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे ना आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा चीज ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको 3 चीज ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहला, और यही 3 चीज आपका बेसिक कहां पे क्लियर होगा, यानी कि यही 3 चीज आपको पैरेलल में भी याद रखना है। पहला क्या, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह पे सेम रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे पता करेंगे, तीनों के तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में आप जोड़ दो। अब सवाल है कि सर क्या एक सर्किट में 3 ही वोल्टमीटर हो सकते हैं क्या, नहीं, सर्किट अगर बड़ा होगा तो 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन हमने केवल यहाँ पे समझाने के लिए आपको 3 दिखा है, ठीक है। तो करंट तो पूरा सेम रहेगा हर जगह पे, पहला हो गया। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना कैसे पता करेंगे, जितने वोल्ट मीटर हैं सभी को आपस में जोड़ दो, निकल जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट में कैसे पता करेंगे, जितने रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 इन सभी के वैल्यू को जोड़ दो, पता चल जाएगा। अच्छा, जो आपके पास वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सा रेजिस्टेंस बोलेंगे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसको दिक्कत, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप वो हेडिंग दीजिएगा, 2 कॉलम इस तरीके से बना लीजिएगा फ्लो डायग्राम। उसके बाद यहां से लेकर पूरा ही लिखते आइए, यहां से ये पूरा आप लिखते आओ, यहां तक आप लिखो। उसके बाद लास्ट में आपको ये वाला पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है ये वाला पॉइंट, जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RS इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या सही बात है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इन तीनों के वैल्यू से ज्यादा होगा। जैसे सपोज कीजिए आप एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए R1 का वैल्यू 2 ओम है, इसका वैल्यू 3 ओम है, मान लीजिए इसका 4 ओम है। हमको निकालना है RS का वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9। RS का वैल्यू कितना आ गया, 9 हो गया। तो क्या ये वाला वैल्यू इन तीनों से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, 2 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है और 4 से भी ज्यादा। तो वही वहां पे लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RS इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। तो ये जो हमारा वैल्यू है RS का, जो यहाँ पे हमारा 9 ओम आया, वो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो अब ना यदि आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, इसी प्रकार का सेम चीज हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बताने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो समझाने के लिए था। तो सबसे पहले आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से इसको अपने कॉपी में मेंशन करना है। आगे बढ़ते हैं, इतना आप कर लेने के बाद यानी कि
इतना पहले आप लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आप ये एक पॉइंट ये वाला लिख देंगे, ठीक है। अब इतना तो आपने समझ लिया, लेकिन अब सवाल है कि सर इसका क्या यूज है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका ना प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि मतलब आप सोच के ना चकरा जाओगे, ठीक है। देखते हैं, हालांकि अब इतना ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल हमारा आज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बताते हैं। इतना लिखने के बाद नीचे में आप लिखिए एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको, बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा आप लोग भी, ठीक है। यानी कि इसके लिखने के बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें आप लिखेंगे फेरी लाइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इतना एग्जाम्पल काफी है, एक ही एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। फेरी लाइट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हाँ, फेरी लाइट क्या होता है बताते हैं। अभी दिवाली आने वाला है, 15 दिन के बाद दिवाली है। आप वो भुकभुकिया वाला लाइट जलाते हैं अपने घरों में, चाइनीज लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, फेरी लाइट कहते हैं उसको, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं मार्केट में, भैया चाइनीज लाइट दीजिए। चाइनीज लाइट उसका नाम नहीं है एक्चुअली में उसका नाम फेरी लाइट है। बताते हैं, हाँ वही सीरीज बल्ब, सीरीज, अच्छा आप सीरीज बल्ब बोलते हो और वही सीरीज है। चले बहुत, हाँ ये चीज आपने नया बताया, तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको गहराई से बता देते हैं, हमको तो याद ही नहीं आ रहा था। हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, एक्चुअली में क्या कहते हैं, दिवाली में जो हम लोग लाइट टांगते हैं अपने घर में सजाने के लिए, या तो कहते हैं भैया वो चाइनीज वाला लाइट दीजिए, या फिर हम लोग क्या कहते हैं वो भुकभुकिया वाला लाइट दीजिए, या फिर हम लोग क्या कहते हैं सीरीज बल्ब दीजिए। तो आपने वहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया, सीरीज, और वही सीरीज आपको यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं अभी आप, यानी कि सीरीज बल्ब आप कहते हैं और आप सीरीज को पढ़ चुके हैं। यानी कि वो जो आप खरीदते हो ना भुकभुकिया वाला लाइट, वो आपका किस पे काम करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे काम करता है। तो अब वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी आप समझिए। देखो हालांकि अब ना ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बताते हैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। आज से आप मुश्किल से मुश्किल 30 साल 40 साल आप पीछे जाओ, ठीक है। आज से 30-40 साल पीछे जाओ आप। पहले ना जो हम लोग आज सीरीज बल्ब इस्तेमाल करते हैं दिवाली में भुकभुकिया वाला लाइट, वो ऐसा आज नहीं आता था। पहले कैसा आता था, अब अच्छा आज का जो सीरीज लाइट आता है वो कैसा आता है, कुछ ऐसा देखो तो ध्यान से, ऐसा आता है। एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके का। इसमें 3-4 बार लपेटा हुआ होता है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, ऐसा होता है ना। तो एक यहाँ होगा इस वाले में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 ही नहीं होता 3-4 होता है। तो एक बार और ले लेते हैं। हाँ मतलब स्ट्रेट ही होता है, बस दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखा रहे हैं। एक यहाँ ले लो, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 लाइट हम लोग जोड़ देते हैं, 4, ठीक है। ऐसा जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हमने बुंदा बुंदा दिया है ना, वो आपको क्या समझना है, वो बल्ब समझना है, ठीक है। ऐसा ही होता है हमारा सीरीज लाइट। अब ये हमारा काम कैसे करता है, देखो सीरीज लाइट ना सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये क्या करता है ना, बताते हैं। देखो मान ली इसमें आपका 4 वायर है और चारों का आपने क्या किया, आपस में लपेट दिया है चारों को। कभी आपने गौर किया है कि जब भी कहीं पे एक बल्ब फ्यूज होता है तो उस वाले लाइन का आगे का सारा लाइट फ्यूज हो जाता है, लेकिन बाकी हमारा बचता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 वायर है, इसमें हमारे पास कितना वायर है, 4 वायर है। पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर और चौथा वायर। हर पॉइंट पे कुछ कुछ बल्ब लगे हुए होते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि मान लीजिए शुरू से लेकर 5 बल्ब ठीक है, तो 5 बल्ब जलेगा। उसके बाद ना 6वां वाला बल्ब हमारा फ्यूज है, क्या आगे वाला जलता है, कभी नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि जहां तक आपका बल्ब ठीक था वहां तक जला, बाकी जो अगला वाला फ्यूज था आपका बल्ब, आगे का बिल्कुल भी सारा बल्ब नहीं जला, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला भी वायर का सारा बल्ब खत्म, ये सब तो जलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस वाले बल्ब में, सॉरी इस वाले लाइन में, इस वाले वायर में 4 या फिर 5 बल्ब तक आपका ठीक था तो वो जला, बाकी का हमारा नहीं जला। इसका मतलब अब क्या समझ रहे हैं मालूम है, इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका एक सिंगल वायर होता है और सिंगल वायर में करंट कैसा होता है, सेम होता है। तो आप जरा खुद बताइए, आप
आपका ये वायर था, सिंगल वायर, करंट आपका जा रहा है, बल्ब आपका फ्यूज है, बल्ब आपका फ्यूज है मतलब बल्ब आपका खराब है, वहां पे वायर आपका टूट गया होगा हो सकता है, तो क्या वो करंट को आगे बढ़ने देगा? जब करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या आपका आगे वाला बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। लेकिन अब फिर सवाल है कि सर बाकी 3 वाला वायर जो हमारा है वो तो जलेगा? हाँ वो जलेगा, बिल्कुल जलेगा, क्योंकि वो हमारा अलग वायर है, वो अलग वायर है, वो अलग वायर है। लेकिन उसमें ना चारों वायर को आप अलग अलग करके देखोगे तो चारों का चारों आपका सीरीज में लगा हुआ है। एक सिंगल सा वायर है और उसमें कुछ कुछ पॉइंट पे क्या लगे हुए हैं? बल्ब लगे हुए हैं। उस बल्ब को आप ट्रीट करो रजिस्टर के जैसा, सिंपल सा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। देखिए आज से आप 30-40 साल पीछे जाओगे ना, हालांकि आप लोग तो नहीं देखोगे शायद, लेकिन हम अपने गांव में जो देखें वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। हमने दोनों प्रकार का लाइट देखा है। एक हमने आज का वो लाइट देखा है जिसमें कि एक सिंगल सा हमारा होता है, जिसमें 4 वायर लपेटा हुआ होता है और चारों में अपना बल्ब लगा हुआ होता है ना, ताकि कोई एक वायर पूरा खराब भी हो जाए तो 3 हमारा जलता रहे, या फिर कोई 2 वायर खराब हो जाए तो 2 हमारा जलता रहे, या फिर कोई 3 वायर खराब हो जाए तो 1 हमारा जलता रहे। ऐसा आपने देखा होगा, अब यही हमारा इस्तेमाल होता है। लेकिन हमने ऐसा भी सीरीज लाइट देखा है जिसमें सिंगल केवल एक ही वायर होता था। आज हमारे पास जो मार्केट में आपको मिलता है ये वाला मिलता है जिसमें 3-4 वायर लपेटा हुआ होता है। लेकिन हमने अपने गांव में खुद हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि पहले मतलब कि हमने ऐसा लाइट देखा है जिसमें ना एक सिंगल वायर है और उसी में कुछ कुछ जगह पर यानी कि एक खास दूरी पर बल्ब लगे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था मालूम है? उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह था कि यदि गांव में कहीं पे शादी ब्याह होता था ना, कोई पार्टी फंक्शन होता था, तो जो इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करता था, जिसके पास डीजे का सामान, बाजा, साउंड बॉक्स, लाइट ये सब होता था, उसमें ना 3-4 मिस्त्री, 3-4 लेबर बैठ के टेस्टर से चेक करता था कौन सा बल्ब फीज है, कौन सा बल्ब ठीक है। उसमें ना लंबा समय जाता था, क्योंकि मान लीजिए कि एक सिंगल वायर है और आपने घर में उसको लटका दिया, फंक्शन हो रहा है, और यदि वो कहीं से ब्रेक है और सिंगल वायर है, करंट आपका आ रहा है, वो आपको वहां पे फ्यूज हो चुका, क्या आगे वाला बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। इसलिए वो क्या करते थे, वो लोग बैठ के टेस्टर से उसको चेक करते थे कि कौन सा फ्यूज है, उसको वहां से काट के हटाओ, दोबारा वायर जोड़ो, एकदम लाइन बाय लाइन, मतलब हर जगह पे जहां पे काटा छिटा रहता था ना, उसको टेस्टर से चेक करते थे कहां तक करंट जा रहा है, कहां तक करंट नहीं जा रहा है, तो बहुत समय लगता था उसमें। तो ये हमारा एग्जांपल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। लेकिन आज का हमारा जो सीरीज लाइट आता है वो ऐसा वाला है, यदि एक वायर उसमें कोई खराब भी हो जाए कंप्लीटली तो 3 वायर आपका जलेगा, या फिर 3 भी वायर खराब हो जाए तो चौथा वाला आपका जलेगा। लेकिन इसमें जो 4 वायर है, चारों का चारों वायर सिंगल सिंगल के तौर पे जब हम देखें तो चारों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि यदि वो एक वायर का कोई बल्ब हमारा खराब हो जाए तो पूरा आगे का खराब हो जाता है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें करंट जो है वो सिंगल लाइन में बहता है और सेम करंट बहता है, इसीलिए कहीं पे भी यदि मेरा सर्किट ब्रेक हुआ इसे मान लीजिए तो हमारा पूरा सर्किट बेकार। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक बल्ब लगाया है, यहाँ पे भी आपने एक बल्ब लगाया, आपका बल्ब बिल्कुल ठीक है, आपका प्लग स्विच सब चीज ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका वायर क्या हो गया? कट गया। मान लीजिए चूहा ने उसको खा दिया, कुतर दिया उसको, यहां तक का बल्ब आपका जलेगा, लेकिन यहां तक आगे का नहीं जलेगा, क्योंकि करंट ही नहीं पास हो रहा है। यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो एग्जांपल में क्या लिखा आपने? फेरी लाइट्स इज एन एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब यदि आपसे, अच्छा एक बात बताइए, क्या अब हमारे आसपास कहीं पे भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है? कहां पे? इस वाले में? हाँ, इसमें ना सिंगल वायर के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, इसमें 4 वायर है और चारों किस पे काम कर रहा है? सीरीज पे काम कर रहा है, यानी कि एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा, चौथा वायर। लेकिन यदि एक भी वायर खत्म तो पूरा उसके आगे का लाइट खत्म, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा, लेकिन अब ये ना थोड़ा सा अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि एक वायर का सारा लाइट खत्म भी हो जाए, बेकार भी हो जाए, तो हमारा बाकी तो बचा हुआ रहेगा, है ना। चलिए, लेकिन आज के दौर पे हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं भी इस्तेमाल उतना नहीं होता है, ठीक है। फिर इस्तेमाल क्या होता है? हमारा इस्तेमाल होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ना इसका थोड़ा सा आप डिसएडवांटेज भी लिख लो, उसके बाद फिर आपको और ज्यादा बताते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए आप टॉपिक दीजिए, डिसएडवांटेजेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। डिसएडवांटेजेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का ना एडवांटेज बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं है। इसका एडवांटेज यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज नहीं है इसका, ये बड़ा सिस्टम बेकार है ये।
सबसे अच्छा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब इसका एडवांटेज है ही नहीं तो फिर इसके पास है क्या, डिसएडवांटेज। तो इसके पास 3 डिसएडवांटेज है, वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर और बताते हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा, इसमें है पहला पॉइंट लिखिए, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, लिख लो पहला पॉइंट लिखिएगा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा the current is same, the current is same, the current is same, the current is same throughout the electric circuit, throughout the electric circuit, throughout the electric circuit, फुल स्टॉप। उसी में फिर आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप देखिए उसी में आगे लिखिए, so we cannot connect, so we cannot connect an electric bulb, an electric bulb and an electric heater, and an electric heater, and an electric heater in the circuit, in the circuit, in the circuit, because they require different values of current, because they require different values of current, they require different values of current for proper operation, for proper operation, for proper operation, for proper operation, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, उसके बाद लिखिए, इफ एनी वन कंपोनेंट फेल्स, if any one component fails, if any one component fails, the entire circuit is broken, the entire circuit is broken, the entire circuit is broken, and none of the components, and none of the components, and none of the components of the circuit works, of the circuit works, of the circuit works, full stop। थर्ड पॉइंट लिखिए, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन कॉमा, it is not possible to put, it is not possible, it is not possible, it is not possible to put separate on off switch button, to put separate on off switch button, on off switch button with each component, with each component, full stop, with each component, full stop। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको ना ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल क्या दिया आपका, वो फेरी लाइट, यानी कि आपका जो फेरी लाइट है वो आपका बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन पे काम करता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का ना सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इसका जो डिसएडवांटेज है, इसमें ना हमने 3 आपको डिसएडवांटेज लिखा जाए। अच्छा एक बात बताइए, सीरीज कॉम्बिनेशन को आज हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो क्या इसका कुछ एडवांटेज होगा? कुछ एडवांटेज नहीं है, तो क्या बचा हमारा फिर? इसका 3 डिसएडवांटेज है। लेकिन हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यही इसका डिसएडवांटेज, उसका क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में जब बात करेंगे ना तो उसके बारे में हम लोग अलग से लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानिए। क्या इसमें आपने पढ़ा? इसका एग्जांपल आपका फेरी लाइट है, सिंपल सा। ठीक है, फेरी लाइट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पे काम करता है। कैसे? उसमें आपका एक सिंगल वायर होगा, उसमें अलग अलग आपके बल्ब लगे रहते हैं। यदि कोई एक भी बल्ब आपका खराब हुआ तो क्या आपका करंट आगे बढ़ पाएगा? बल्ब खराब होने का मतलब है वहां पर आपका सर्किट ब्रेक हो गया, और जब आपका सर्किट ही ब्रेक हो गया तो आगे आपका करंट जा नहीं पाएगा।
और जब करंट आपका जा ही नहीं पा रहा है तो आगे का बल्ब जब आपका ठीक भी है तो क्या फिर भी वो जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा उसमें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, इसीलिए आप इस वाले लाइट में देखते होंगे कि जब कोई एक वायर का कोई बल्ब एक फ्यूज हुआ तो उसके आगे वाला कोई भी नहीं जलता है। इसीलिए हमारा एक किस पे काम करता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में काम करता है। ठीक है, और हमने एग्जांपल आपको वो वाला दिया अपने, जो हमने अपने गांव में ऑब्जर्व किया था कि पहले जो सीरीज लाइट आता था वो बिल्कुल एक सिंगल लाइन में आता था। अब तो इसमें 4 वायर लपेटा हुआ है, वो हमारा बिल्कुल सिंगल होता था। उसमें ना लगा के चेक करते थे लोग कहाँ पे हमारा खराब है, फिर उसको हटाते थे वहां से काट के, फिर जोड़ते थे। अब इसका ड्रॉबैक आपने क्या लिखा उसके बारे में देखिए इसमें। अच्छा, आपने क्या देखा? पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो वी कैन नॉट कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर इन द सर्किट बिकॉज दे रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। अब बताइए आप, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में आप एक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक हीटर क्या आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि बल्ब को करंट कुछ और चाहिए, हीटर को करंट कुछ और चाहिए। अब जब दोनों को करंट अलग अलग चाहिए, लेकिन इसमें तो करंट हमारा एक होता है, सेम करंट होता है, इसीलिए हमारा इसमें हीटर और बल्ब को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें एक ही चीज आप जोड़ सकते हैं बस, या तो आप बल्ब जोड़ो या तो आप हीटर जोड़ो, दो अलग अलग चीज आप इसमें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें करंट हमारा सेम होता है। ठीक है, और बल्ब को अलग करंट चाहिए, हीटर को अलग करंट चाहिए, जो कि ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, अगला क्या था? अगला ये था कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक कंपोनेंट भी हमारा ये फेल होता है, मतलब मान लीजिए हमारे यहाँ पे ना ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब, ऐसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए एक बल्ब हमारा फ्यूज हो गया या फिर एक बल्ब हमारा खराब हुआ, तो अगला वाला में से कोई भी हमारा काम नहीं करेगा। कहीं क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि सर्किट आपका ब्रेक हो चुका है, और ब्रेक होने का मतलब आगे करंट आपका जा ही नहीं पा रहा है, तो कहां से काम करेगा? ठीक है, अगला ये हो गया हमारा। अब तीसरा, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हर डिवाइस के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच बटन नहीं लगा सकते। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे सपोज करो कि हमने ना क्या किया, ये हमारा पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा बल्ब। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्विच बटन लगाया और हमने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। और स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है? हमारा सर्किट ब्रेक हो गया। जैसे हमारा अभी स्विच ऑन है, अब कैसा है? ऑफ है। लेकिन इसी प्रकार का यदि हम स्विच यहां पे लगा दें और उसको ऑफ कर दें तो हमारा सर्किट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो कोई भी काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग ऑन ऑफ बटन नहीं लगा सकते। फिर ये कहां पे सब चीज संभव होगा? फिर पैरेलल में। पैरेलल में ना, मतलब इसमें जो भी कमी आपको दिख रहा है ना, उन सारे कमी को पूरा कौन करेगा? आपका पैरेलल काम एकदम पूरा कर देगा वो, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आई होप जो मैंने इसका एग्जांपल लिखाया और इसका जो डिसएडवांटेज या फिर आप ड्रॉबैक जो भी कह लीजिए, उसमें 3 पॉइंट था, तो इसको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज ना आपको और ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब आप पैरेलल को भी एक बार पढ़ लेंगे ना, जब आप दोनों में कंपेयर करोगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें? बात समझ आई है? चलिए, तो हम लोगों का अपना ये वाला जो टॉपिक था सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तब उसके बाद दोनों में आप डिफरेंशिएट करोगे, और कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा इस बात को, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस तो है जो कि हम आगे बता देंगे आपको, हालांकि डिफरेंस में भी है ना हम वही चीज बताएंगे आपको जो आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट हम लोग 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं कि आखिर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है, इसका बस एक फॉर्मूला आपको ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर इतना लिखने का क्या जरूरत था? डायरेक्ट बता देते है ना, बता सकते थे डायरेक्ट, लेकिन नहीं, एग्जाम में ना पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि आप यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, कितना होगा, उसका फॉर्मूला आप ड्राइव करके बताओ। आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला डायग्राम तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा आपने। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले करंट हमारा पूरे सर्किट में सेम रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैसे पता करेंगे? अलग अलग जो वोल्ट मीटर लगे हुए हैं उनमें कितना आपको वोल्टेज शो कर रहा है, उन सभी को आपस में जोड़ दो, आपको पूरे सर्किट का वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तीसरा क्या पढ़ा आपने? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या करेंगे? जितने भी रेजिस्टेंस हैं सभी को आपस में जोड़ दो, और जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा? RS इक्वल्स टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 जितना भी होंगे उतने, ठीक है। और लास्ट वाले में आपने ये देखा, ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, वो वाले पॉइंट में आपने ये चीज समझ लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आपने इसमें ये पढ़ा कि हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या है, वो फेरी लाइट, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक आपने यानी कि डिसएडवांटेज आपने इसमें ये देखा, पहला ये कि चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम होता है तो इसमें हम लोग अलग अलग कंपोनेंट एक ही सर्किट में नहीं लगा सकते, क्योंकि हर किसी को करंट अपना अलग अलग चाहिए होगा, जो कि ये दे नहीं पाएगा क्योंकि इसमें सेम है। पहला ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक इसमें ये था कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक भी कंपोनेंट फेल होता है तो बाकी आगे का सारा फेल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो सही भी है लेकिन फिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा ये था कि आप हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्विच ऑन ऑफ स्विच और बटन नहीं लगा सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से हमारे टॉपिक खत्म हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।